हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे पेन और प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में एंड 5 फ्रेम्स ऑफ हाउ वी डू थिंग्स, हाउ वी परसीव थिंग्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कॉप अप मैकेनिज़्म के बारे में बात करा था कि 5 टाइप के कॉप अप मैकेनिज़्म होते हैं। फर्स्ट इज़ विक्टिमहुड, सेकंड इज़ अवेयरनेस, थर्ड इज़ सरेंडर, फोर्थ इज़ अवेकनिंग। बेसिकली 4 होते हैं। तो ये जो 4 हमारे कोप अप मैकेनिज़्म हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम और डीप में समझेंगे। जैसे हमने विक्टिमहुड के बारे में देखा था, तो जो विक्टिमहुड वाला होता है मैकेनिज़्म, उसमें हम क्या कहते हैं, लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, इट्स अ डायनामिक डिसेबिलिटी एंड इट्स अ पावरफुल स्टैंस। मतलब उसमें हम किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते एंड वी से माई लाइफ इज़ एन इफ़ेक्ट एंड समवन एल्स इज़ कॉजिंग इट। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हो रहा है। वी टेंड टू पुट फिंगर्स आउटसाइड ऑन समवन हु इज़ वी कैन सी इन द फ्रंट। जो भी सामने दिखे उस पे लगा दो। सो दैट्स व्हाट वी डू इन द विक्टिमहुड coping mechanism. The psychology behind this is जो हमारा ब्रेन होता है उसके लिए प्लेजर चूज़ करना बहुत ही इजी ऑप्शन है। जैसे अगर हमारे पास बर्गर है और दूसरी साइड है जिम जाना है, तो व्हाट वी चूज़? बर्गर। वाई? ईजी। वाई नॉट जिम? डिफ़िकल्ट, हार्ड वर्क, काम करना पड़ेगा वहाँ पे। तो जो डिफ़िकल्टी वाली चीज़ होती है, हमारा ब्रेन उसे बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट कॉप अप मैकेनिज़्म इज़ दिस इज़ विक्टिमहुड, अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या होता है, हमें अपनी मिस्टेक्स के बारे में वी आर अवेयर एंड वी एक्सेप्ट कि वी नीड टू वर्क ऑन इट, बट हम उसको इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। वी आर डूइंग दिस बिकॉज शो वी वॉन्ट टू शो टू समवन एल्स, वी वॉन्ट टू शो टू द सोसाइटी, वी वर्क फॉर सोशल वैलिडेशन, फॉर सोशल ब्लू प्रिंट। वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर सेल्स। सो बेसिकली अगर आप विक्टिमहुड में देखें तो व्यक्ति पानी के अंदर है, वो डूब चुका है और वो हाथ पैर ही नहीं मार रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं पानी के अंदर हूँ ही क्यों, मैं पानी के अंदर क्यों आया। वो उस टाइम पे ये नहीं देख रहा कि चलो मैं पानी के अंदर आ रहा हूँ तो एटलीस्ट बचने की तो कोशिश कर लूँ। वो बचने की कोशिश ही नहीं करता, वो डूब जाना चाहता है। और अवेयरनेस वाला इंसान, उसको वो इतना अवेयर तो है कि हाँ प्रॉब्लम है, पर उसको चेंज अपने लिए नहीं होना, दुनिया के लिए चेंज होना है उसको। वट ही सेज, लाइफ इज़ हैपनिंग फ्रॉम मी, मेरे से ही दुनिया चल रही है, मेरे से ही लाइफ हो रही है। वो पानी के अंदर है, वो हाथ पैर मार रहा है, पर वो स्ट्रगल ही कर रहा है, वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। And then the next stage comes surrender. Surrender is action oriented, where the person knows कि उसको अपने लिए क्या करना है, और वो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है कि उसको भी अपने काम पर 100% देना है। रिज़ल्ट अच्छा आया गुड, नहीं आया और मेहनत करूँगा, और तरीके देखूँगा, कहाँ गलती रह गई, कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, वो देखेगा, वो उस पर काम करेगा। सो दैट इज़ सरेंडर स्टेज। एंड व्हाट ही सेज, सरेंडर वाले जो पर्सनालिटी होती है वो क्या कहती है, लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू मी, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जहाँ से चीज़ें बस होती जा रही हैं। रिज़ल्ट का नॉट इन माई हैंड।
तो वो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट से चिपकता नहीं है। बहुत ज़्यादा फेलियर अगर आ गया है तो बहुत उसमें गिर ही नहीं जाएगा, वो बाकी और चीज़ें देखेगा जो सही सही हो रही हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। And then the last one is awakening. It's a state of oneness, it's a spiritual state, unity consciousness. इसमें हम materialistic चीज़ों से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ का हमें नहीं रहता कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो आई थिंक हम इतना सराउंडेड हैं चीज़ों से आसपास, वो अचीव करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट इस स्टेज की, इस कोप अप मैकेनिज़्म की जो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं हमें वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। जैसे इट गिव्स अ सेंस ऑफ वननेस, इससे एक ह्यूमैनिटी हमारे अंदर की वो जो फीलिंग्स हैं वो जागृत होती हैं दोबारा से, तो इट्स गुड इन दैट सेंस। तो अगर हम इसे कम्प्लीटली भी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके जो जो अच्छे और जो थोड़े पॉइंट्स हमसे रिलेटेबल हमें लगते हैं, हम वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द 5 फ्रेम्स। 5 फ्रेम्स जिस उनके थ्रू ही हम काम करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। वो एक हमारा तरीका होता है चीज़ों को देखने का, परसीव करने का। उसमें पहला फ्रेमवर्क है कॉज एंड इफ़ेक्ट फ्रेम। कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑल्सो नोन एज कॉजेशन फैलेसी। कॉजेशन फैलेसी में क्या होता है, यू टेंड टू सी द पैटर्न बिटवीन 2 इवेंट्स। ठीक है, कोई भी 2 इवेंट्स के बीच में आपको एक पैटर्न दिखेगा, एक को आप कोज मानते हो और दूसरे को इफ़ेक्ट मानते हो। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम कहते हैं कि अरे आज सुबह किसकी शक्ल देख ली थी, ये काम जो इतने बेकार हो रहा है। वी टेंड टू से लाइक दिस, है ना। तो क्या किया, जैसे अंकल को ले लेते हैं कि कोई अंकल ने आज क्रॉस करा है और हम ये मानते हैं कि अरे आज इनकी शक्ल देख लिया, आज तो पूरा दिन ख़राब हो गया, है ना। तो इनको क्या मान लिया, इनकी वजह से ये काम हुआ। अब आप ऑफिस पहुँचे, कुछ 4 लोगों ने आपको सुना दिया, तो आप क्या करेंगे, इस इवेंट को उस इवेंट से रिलेट करेंगे कि अरे आज सुबह उनकी शक्ल देखी थी ना, इसलिए ये हो गया। अब इसमें अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, इसमें बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। हम जनरली ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैंने आज वाइट शर्ट पहनी है तो मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा। ऐसे भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो जब तक ये आपके लिए हेल्पफुल है, पॉजिटिव है, तो आपको ये ज़रूर फॉलो करते रहना चाहिए। पर अगर ये थोड़ा सा इरिलेवेंट हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है और आप ये देखें कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसमें फिर आप अपने आप को बचा कर चल रहे हैं। आप हो सकता है कि आपकी कोई मिस्टेक हो जिसकी वजह से वो चीज़, वो इवेंट दूसरा घटित हुआ है, उसको ना देखते हुए आप यू जस्ट ट्राई टू कि अरे नहीं नहीं उनकी वजह से ये हो गया है, मैंने कुछ नहीं करा है। तो आपको वो चीज़ ज़रूर उस पर अटेंशन देनी चाहिए सो दैट यू कैन इम्प्रूव, यू कैन वर्क ऑन दिस। अदरवाइज़ वो लाइफ लॉन्ग आप ऐसे ही करते रहेंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे उस पर। नेक्स्ट इज़ रिज़ल्ट वर्सेस एक्सक्यूज़। रिज़ल्ट वर्सेस एक्सक्यूज़ में क्या होता है कि आप सिर्फ रिज़ल्ट पर इतना फोकस करते हैं कि अगर वो नहीं आ रहा है तो इधर उधर बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाते रहेंगे। जैसे परफेक्शनिस्ट ही ले लो, जो ये चाहता है कि मैं हर चीज़ परफेक्शन से ही करूँ, अदरवाइज़ ना करूँ, तो वो काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाता है, सिर्फ एक इस रीज़न से क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर परफेक्शनिज़म क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो कोई भी काम ना करने के हमारे पास 1000 बहाने हैं, पर उस काम को करने का एक ही रीज़न काफ़ी होता है। और हर बार रिज़ल्ट अच्छा है वो तो वैसे भी हमारे हाथ में होता नहीं है।
तो एटलीस्ट हम उसके बेसिस पे तो एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि अरे ये नहीं होगा, अरे मेरे को पता है ऐसा नहीं होता है ना. So this is result versus excuse. Next is mind and body one system. Mind and body one system. माइंड और बॉडी को एक सिस्टम क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही हमारे माइंड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे अगर कोई एंग्जाइटी में होगा, कोई नर्वस होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, तो वो हमें दिखता है, वो हमें सेंस हो जाता है, वो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है. कोई इंट्रोवर्ट है, वो हमें बॉडी से सेंस हो जाता है. तो जो भी हमारे थॉट्स यहाँ चलते रहते हैं वो हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होते हैं. एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आज, और कुछ अगर ध्यान ना रहे तो. अगर आप अभी ठीक हैं, एकदम नॉर्मल हैं, और आपको कैसा फील करना है? आपको बुरा फील करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको 4-5 रिपीटेशन में ये बोलना है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरी सांस फूल रही है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है. आपको बस ये कॉन्स्टेंटली बोलते रहना है. नेगेटिव अपने आप को बोलते रहो. तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपको वैसा फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को वही बोल रहे हैं. और एट द सेम टाइम अगर आप इस चीज़ को, जैसे कोई भी पेशेंट भी होता है ना, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर वो ये बोलता रहे आई एम ए डायबिटिक, तो उसका बढ़ जाता है. अगर वो इसी चीज़ को रिप्लेस करे कि आई एम हेल्दी, तो इस पॉजिटिविटी का इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है हमारे शरीर पे. क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे ही थ्रू होके निकलते हैं. बाहर लोगों के पास बाद में पहुंचते, पहले हमारे थ्रू ही होके निकलते हैं. तो सबसे पहले कौन उन्हें रिसीव करता है? हम ही रिसीव करते हैं. तो इसलिए माइंड और बॉडी को एक सिस्टम कहा गया है. तो बी अवेयर, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं आपका वैसा ही बॉडी लैंग्वेज बन जाता है, आपका वैसा ही बॉडी में आता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी ट्रैफिक जैम में हैं, तो आप फंसे हुए हैं, बहुत भयंकर जाम है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप उस मोमेंट को चेरिश करिए, या आप उस मोमेंट को क्रिटिकल बनाइए. अब आप गाड़ी छोड़ के तो भागने नहीं वाले, क्योंकि बहुत भयंकर ट्रैफिक है, तो आप गाड़ी छोड़ के नहीं भागेंगे. तो आपको यही करना है, चेरिश करो या उसको क्रिटिकल बनाओ. क्रिटिकल कैसे बनाओगे? 100 चीज़ें देखो, नेगेटिव चीज़ें देखो. अरे ये तो रोड ही ख़राब है, इस रोड पे तो लगता ही लगता है, अरे इस टाइम पे क्यों निकले, आपकी वजह से लेट हो गए, है ना. क्रिटिकल बना रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्या आएगा, हमें रेजिस्टेंस आता है उस टाइम पे ना एक्सेप्ट करने में. दूसरा है, उसी मोमेंट को हम चेरिश बना सकते हो. मुझे टाइम मिल गया, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, अभी मैं अपना ये इम्पॉर्टेंट काम कर सकता हूँ. आज मुझे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गई, आज मैं अपना ये इम्पॉर्टेंट काम निपटा देता हूँ. सो दैट्स हाउ वी कैन चेंज द एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वन इज़ परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन. परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन एंड परसेप्शन कैन बी रॉन्ग. हमारे जो परसेप्शन होता है ना, वो बहुत जल्दी बन जाता है किसी के लिए भी, सिचुएशंस के लिए भी, लोगों के लिए भी, और विद इन सेकेंड्स बन जाता है. अगर मैं कहीं गई भी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ का अच्छा नहीं रहा है, तो व्हाट आई लेबल इज़ कि अरे यार वो तो जगह ही बेकार है, वहाँ कभी मत जाना. पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में जगह बेकार है. वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, इसीलिए मुझे वो सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसको गलत बोला, मैंने नहीं किसी को रिकमेंड करा. पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में अच्छी नहीं है. जगह तो काफ़ी अच्छी है. तो हमारा जो परसेप्शन बन जाता है विद इन सेकेंड्स के अंदर, वो हर बार सही हो ये ज़रूरी नहीं है. परसेप्शंस कैन बी रॉन्ग. बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में हमें 2 फैक्टर्स के बेसिस पे एनालाइज करना चाहिए. आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, आप ये देखिए
कि अगर आप जैसे किसी से कुछ सलाह भी लेते हैं तो पहला तो कि उनका इंटेंशन क्या है। सेकंड इज़ अथॉरिटी, मतलब जैसे अगर आप किसी से राय लेते हैं और किसी फील्ड के अगर वो एक्सपर्ट नहीं हैं, किसी दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो और आपकी फ़ील्ड अलग है, तो ऑब्वियसली वो आपको अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग बताएंगे। वो आपकी फील्ड में आपको सही गाइड नहीं कर सकते, राइट। तो हमेशा ये दो चीज़ों पर अटेंशन रखें अगर आप किसी से कोई क्रिटिकल सिचुएशन में और आप कुछ एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो दिस टू आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। You take responsibility. It's the dynamic acceptance. You accept it and then you uh, act accordingly. You plan and you act. You plan and you act. जैसे अगर आप रोड पे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, ऑल्दो उसमें आपकी गलती नहीं थी, आप बाइक पे थे, आपने अपने गियर्स अच्छे से पहने हैं, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसने आके आपको टकरा गए वो आपसे और आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, तो उस मोमेंट पे आप वहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं बैठेंगे कि मेरी गलती नहीं थी, राइट। उस मोमेंट पे क्या ज़रूरी है, आपका पैर टूटा है, आपको हॉस्पिटल जाना है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। यू एक्सेप्ट इट। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी गलती नहीं है, पर अभी आपका पैर टूटा है, आपको हॉस्पिटल जाना है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एंड यू गो टू हॉस्पिटल एंड आप वहाँ पे अपने आप को ट्रीट करा रहे हैं। उनके साथ क्या करना है वो बाद में देख लेना। सो दैट्स हाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग बैड हैपनिंग इन योर लाइफ, और आप वहाँ से एक्शन लेके उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 frames in which we used to think, and we fall in some of the other frames. So just keep these in mind and try to be responsible in every frame. आप अपनी situations को थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं, कुछ situations लीजिए और उसमें ये देखिए कि आपका करंट फ्रेम क्या है और आपका डिज़ायर्ड फ्रेम क्या है, ठीक है। तो डिज़ायर्ड वाला हमेशा आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही होना चाहिए। आपके साथ कुछ भी हो, अच्छा बुरा, आप उसे एक्सेप्ट करें, आप फिर नेक्स्ट एक्शन देखें कि आप क्या ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप दिस इज़ insightful and this will help you in future in some of the other way. Thank you so very much.